हेलो फ्रेंड्स, इलाइट माइंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डेली प्रैक्टिस सीरीज में जो 20 जनवरी को पेपर हुआ था मेंस का, तो उसके आज हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ द डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज़ 56, मतलब एक कोन दिया हुआ है जिसका डायमीटर जो है बेस का वो 56 दिया है, मतलब इसका रेडियस 28 है। एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज़ 3080। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल की वैल्यू दी हुई है 3080, और पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा इस कोन का। तो कोन का वॉल्यूम चलिए निकालते हैं। पहले हमें एल निकालना होगा, उससे हम हाइट निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, उसके बाद वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो 22/7, आर की वैल्यू 28 दी हुई है और एल 3080, ठीक है ना। तो 11 टू ज़ा 22, 11 से ये भी कट जाएगा तो 2 8 और 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 से भी कट जाएगा 140 आ जाएगा। 28 5, एल की वैल्यू आ जाएगी 35। एल की वैल्यू 35 आ गई। अब आप यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एल की वैल्यू 35 आ गई है, यहाँ पे 28 आ गया। हमें इसकी वैल्यू निकालना है, हाइट वो हो जाएगा। तो इसको देखो, ये 7 चौक 28 होता है, 7 5 35 होता है। तो हमें पता है 5 3 और 5 4 और 3 का ट्रिपलेट बनता है। तो इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई है, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 3 21 हो जाएगा। तो ये हाइट जो हो जाएगी 21 हो जाएगी। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है, आर स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 21 है। तो 7 3 21 से 21 कट गया। अब देखो यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट दिख रहा है 0810, तो यहाँ से देख लेते हैं। 8 8 64 और 4 2 8, मतलब 8 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो मतलब सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें देखो ए की पावर 5 है, ए की पावर 4 है, तो 4 जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए केवल बचेगा। तो ए केवल एक ही ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में, तो इसको हम थर्ड पे टिक कर देंगे। और बी की वैल्यू देख लेंगे, यहाँ पे 8 है, ऊपर 3 है, तो ये -5 हो जाएगा, इसी ऑप्शन में है। और 7 की सी की वैल्यू भी -2 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर 7 है नीचे 9 है, तो ये थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मुरलीधर द ओनर ऑफ अ ग्रोसरी स्टोर ऑफर्स अ डिस्काउंट स्कीम बाई 5 वाटर बॉटल गेट 1 फॉर फ्री ऑफ हिज कस्टमर। व्हाट इज़ द इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट। अच्छा ठीक है, तो इसमें डिस्काउंट निकालना है। तो पहले हम देखते हैं ना, बाई 1 गेट 1 क्या होता है। बाई 1 गेट 1, बाई 1 गेट 1 पे एक फ्री मिलता है। मतलब आप दो सामान जब खरीद रहे हो ना, तो उसमें आपको एक जो है वो फ्री मिल जा रहा है। एक सामान मतलब फ्री हो जा रहा है उसमें, उन्हीं दोनों में से, ठीक है ना। तो अब आप ऐसे इसको समझ सकते हो ना कि आपने दोनों सामान पे आपको 50-50% ही पैसा देना पड़ा, तो ये आपका 50% डिस्काउंट होता है। मतलब आपको जब बाई 1 गेट 1 लिखा हो, तो आप नीचे देखोगे कि आपने 2 सामान खरीदा है, 2 का प्राइस, और ऊपर 1 का प्राइस आपको फ्री मिला है, तो ये 50% आता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मतलब आपने दोनों सामान पे सिर्फ आधा आधा ही रुपए दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि 50% डिस्काउंट हो गया। तो वैसे यहाँ पे देखते हैं, तो बाई 5 वाटर बॉटल और गेट 1 फ्री, मतलब एक का आपको फ्री मिला है कितने पे, 6 पे। टोटल देखते हैं, टोटल पे आपको फ्री मिला है, तो 1/6 का जो परसेंटेज रहता है 16.67 हो जाएगा, क्योंकि 1/6 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16.67 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। साइन ए की वैल्यू दिया है 5/13 और आपको इसकी वैल्यू निकालना है। अब देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आता है ना, तो आप पहले एक ट्रायंगल बनाओ और इसमें ए इस साइड को मान लो, ठीक है। अब साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 5 हो गया और हाइपोटेन्यूज 13 हो गया, तो बेस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ट्रिपलेट आपको पता ही है, ठीक है ना। अब यहाँ से कॉस ए की वैल्यू निकालो। कॉस ए क्या होगा, कॉस ए होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 12/13 -2। tan ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 5, और बेस दिया है 12।
अपन साइन ए की वैल्यू क्या दिया है 5/13 प्लस 3, tan ए की वैल्यू क्या है 5/12। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो 12 से 12 144 माइनस 5 दूना 10 और 130 हो जाएगा अपॉन 12 × 13 और ये पूरा बड़ा वाला हो जाएगा और ये 12 × 25 60 प्लस 5 × 15 15 × 13 कर दो, नीचे आपका 12 × 13 ही रहेगा तो 15 × 13 करो, 13 × 5 65, 13 का नाम 13, 6 19, ठीक है ना। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका क्या बचेगा 14/255, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको ऐसे करते हैं, इसमें आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन सेल अ मोबाइल फ़ोन फॉर 1680 एंड लूजेज समथिंग, मतलब इतने पे बेचता है तो कुछ कम में बेचता है। इफ़ ही सोल्ड फॉर 1070 हिज गेन, तो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आप इतने पे बेच रहे हो तो आपका प्रॉफिट हो रहा है और फिर आप ज़्यादा पे बेच रहे हो तो लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है। यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे रुपीज़ का साइन है, यहाँ पे रुपीज़ का साइन है, ठीक है ना। तो अब इसको कर लो, 680 पे बेच रहा है और 1070 पे बेच रहा है, तो इस पे इसको लॉस हो रहा है और यहाँ जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो 2 गुना, जितना लॉस हुआ है उसका 2 गुना प्रॉफिट हो रहा है। रुपए में ही बात हो रही है, परसेंटेज में बात नहीं हो रही है, इसमें लिखा हुआ है। तो इसके बीच के डिफरेंस को हम 3 मान लेते हैं और जब इसमें 1 की वैल्यू निकाल के 680 में जोड़ेंगे तो वो आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, और या तो इसको निकाल के इसमें 2 की वैल्यू निकाल के माइनस कर देंगे तो भी वही कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, सेम टू सेम। तो इसको देख लेते हैं कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे 20 जोड़ेंगे तो 7 और 320 यहाँ पे और 70 यहाँ पे, मतलब 390 जो है डिफरेंस है। इसमें 1/3 कर लेते हैं, 3 130 आ गया, तो मतलब 680 में जब हम 130 जोड़ेंगे तो वही आपका कॉस्ट प्राइस होगा। 0 8 9 10 11 और 6 2 8 810 रुपये आ रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आदि एंड दिया टुगेदर हैव 1440, मतलब आदि और दिया के पास जो है 1440 रुपये है। इफ़ 3/10 ऑफ आदिस अमाउंट इज इक्वल टू 3/5 ऑफ दियाज अमाउंट। अच्छा ठीक है, तो ये दिया हुआ है तो हमें दिया का पास कितना रुपया है ये हमें बताना है, ठीक है। तो 3/10 ऑफ आदि अमाउंट इक्वल टू 3/5 ऑफ दियाज अमाउंट, तो 3 से 3 कट गया, मतलब हमें दिख रहा है साफ साफ कि आदि के पास 2 रुपये है अगर, तो दिया के पास 1 रुपये है। तो अब 1440 में हमें कितना निकालना है, दिया के पास कितना रुपये निकालना है। तो दिया के निकालने के लिए हमें टोटल अमाउंट ये दिया हुआ है तो ये 3 है, 2 और 1 3 जब जोड़ेंगे तो ये 3 आया है, तो ये टोटल अमाउंट है, तो इसकी वैल्यू क्या है 3 दिया हुआ है और हमें निकालना है 1 की, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो केवल, तो 3 चौक 12 3/24, मतलब 480 रुपये जो है वो दिया के पास है, और इसी का जब डबल करोगे तो उतना ही रुपया तुम्हारा आदि के पास है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्किल सेंटर्ड एट, ये सेंटर्ड लिखा है, सेंटर्ड एट ओ, डायमीटर ए बी इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट सी। अच्छा ठीक है, डायमीटर ए बी दिया हुआ है, एक्सटेंडेड पॉइंट सी और ये ओ पे, ठीक है। सी डी इज टेंजेंट टू पॉइंट डी, सी और डी जो है वो टेंजेंट है, ये डी टेंजेंट दिया हुआ है। इफ सी डी इक्वल टू 7√3, ये 7√3 दिया हुआ है, एंड एंगल डी बी सी, अच्छा ये डी बी सी की वैल्यू दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, ठीक है। देन लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्किल इक्वल टू, अच्छा डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब एक चीज़ देखो आप, इसको मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये आपको 120 दिया हुआ है, ये आपका 60 हो जाएगा। यहाँ जो लाइन है वो भी आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस इक्वल रहेगा, तो ये भी 60 हो जाएगा, और ये 60 हो गया तो ये भी आपका 60 हो जाएगा। मतलब ये आपका ओ बी डी जो है वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है, ठीक है। ओ बी डी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। हमको निकालना क्या है, डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो हम सीधे अगर इसको निकाल लेते हैं तो हमें ये ओ भी पता चल जाएगा, क्योंकि इसी के इक्वल होगा, और जब ये पता चल जाएगा तो इसी का डबल कर देंगे तो पूरा डायमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो ये आपका देखो, ये जो ट्रायंगल है
ये 7√3 है, ये आपका 90 है क्योंकि ये टेंजेंट है तो 90 है, ये आपका 7√3 है, ये आपको पता है कि 90-60 ये आपका 30 हो जाएगा क्योंकि आपको दिख रहा है ये 90 हो गया, ये आपका 60 दिया हुआ है, ओ जो है ये आपका 60 दिया हुआ है, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो 60 हो गया था, तो ये 30 हो गया। तो अब हम डायरेक्ट ओ डी निकाल लेते हैं और उसी का डबल कर देंगे, वही आपका ए बी हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो tan 30 हम निकाल देते हैं। tan 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 7√3, तो 7√3 इंटू 1/√3, तो मतलब परपेंडिकुलर जो है वो 7 आ गया है। अब इसी का डबल कर दोगे तो 14 जो आएगा वो आपका डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी ये पीछे क्वेश्चन आया था तो उसमें भी हम इसको बिल्कुल वैसे करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद इसमें वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। अब ये आपका हो गया 27 डिग्री, अगर ये 27 हो गया ना तो ये आपका ऑटोमेटिक 63 हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है ही। तो cos 27 की वैल्यू दिया हुआ है पी क्यू, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos, तो इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है। अब ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसमें, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब cosec 27 क्या होता है, अब साइन का उल्टा होता है, मतलब यहाँ पे q अपॉन रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, माइनस cos 63, अब देखो cos 63 दिया हुआ है, यहाँ से निकालेंगे तो cos मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो गया रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया क्यू हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्यू स्क्वायर माइनस ये क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन क्यू रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है ना, अब आप यहाँ देख रहे हो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट जाएगा और ये माइनस से ये ऊपर प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ से देख लो पी स्क्वायर अपॉन क्यू रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, पी एंड क्यू टेक्स पार्ट इन 400 मीटर रेस, मतलब 400 मीटर की एक रेस है। ये क्वेश्चन देखो बहुत ध्यान से, 400 मीटर की एक रेस है। पी रन्स एट 12 किलोमीटर पर आवर, पी की स्पीड दी हुई है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, पी गिव्स क्यू ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर का स्टार्ट दे देता है क्यू को, मतलब क्यू जो है यहाँ से स्टार्ट करेगा, उसके बाद भी 13 सेकंड से इसको हरा देता है और इसको 13 सेकंड और लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है ना, अब स्पीड ऑफ क्यू पूछा हुआ है कि क्यू की स्पीड क्या थी, तो चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। देखो पहले हम देखते हैं कि पूरा टाइम पी को जो लगा है वही उतना समय और प्लस 13 सेकेंड इसको लगा है 380 मीटर दौड़ने में। ठीक है ना, तो इससे हमारी क्यू की स्पीड आ जाएगी। तो पहले पी का निकाल लेते हैं, समय कितना लगा है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 400 मीटर है, तो इसको 1000 से डिवाइड करके किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 0.4 अपॉन 12, यहाँ से ये हो जाएगा 1/30, ये आवर, इतना आवर लगा है। अब सेकंड में चेंज कर लेते हैं तो 60 × 60/30 करेंगे ना, तो 3 दूना मतलब 120 सेकेंड इसको लगा है, 120 सेकेंड इसको लगा है। अब क्यू की स्पीड निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ये 380 ही दौड़ा था अपॉन टाइम क्या होगा 120 + 13 मतलब 133 सेकेंड लगा है, तो 133 सेकेंड है, इसको घंटे में चेंज करेंगे देखो ये मीटर में था, ये सेकंड में था, तो इसको 18/5 से कर देंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट करते हैं, 5 दूना 38 दूना 18 दूना 36, तो 36 × 38 अपॉन 133, ये आप करोगे सॉल्व तो ये 10.29 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अ टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टीड बाय एन आउटलेट पाइप ए इन 5.6 आवर्स, मतलब एक टंकी को पूरा जो है ए पाइप खाली कर देता है 5.6 आवर में। ठीक है ना,
ये माइनस में इसलिए लगाया हूँ कि मतलब आप समझ जाओ आउटलेट हुआ है। पाइप बी जो है वो 7 घंटे में भर देता है, बी जो है 7 घंटे में भर देता है। अब लिखा है कि इफ़ पाइप ए एंड बी आर टर्न्ड ऑन अल्टरनेटली फॉर 1 आवर ईच स्टार्टिंग विथ पाइप ए, मतलब पाइप ए पहले खुलता है, फिर पाइप बी 1 घंटे खुलता है, फिर पाइप ए खुलता है, फिर पाइप बी खुलता है, फिर ए खुलता है, फिर बी खुलता है। ऐसे ऐसे प्रोसेस में कब जो है वो टैंक पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। एक भरा हुआ टैंक लिखा हुआ है कि एक भरा हुआ टैंक कितने देर में एम्प्टी हो जाएगा, यहाँ लिखा है टेक टू एम्प्टी कितने घंटे में हो जाएगा। देखो लास्ट का जो 1 आवर है ना, लास्ट का जो आखिरी 1 घंटा है वो ए 10 जब खाली करेगा, समझना 10 जब खाली करेगा, क्योंकि इसको 1 मिनट, टोटल टंकी का हम निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे ना तो हम मान लेते हैं कि इतनी टंकी में पानी है, तो इसको हम मान लेते हैं 56। ये हो गया आपका 10 आ गया इसकी इफिशियंसी, इसका 8 इफिशियंसी आ गया, ठीक है ना। तो लास्ट का जो 46, लास्ट में जो आपका 10 बचेगा वो आपका ए खाली किया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा पूरा घंटा लग रहा है ना, तो लास्ट का 1 घंटा जो है वो ए अकेले खाली कर दिया होगा। अब उसके पहले जो 46 बच रहा है वो दोनों एक साथ खाली किए होंगे, तो 46 को हम 2 की स्पीड से खाली करेंगे, क्योंकि माइनस रहेगा, -8 -10 और +8, तो -2 से इसको करेंगे तो 23 घंटा लगेगा। तो 23 घंटा लगेगा तो दोनों का एक साथ हम जोड़ के कर रहे हैं, तो इसलिए हमको 2 गुना आवर करेंगे तो ये 46 घंटा हो जाएगा, और प्लस 1 घंटा ए जो आखिरी में खाली किया था, तो 47 घंटा टोटल लगेगा। तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन होगा। एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। जैसे 5.6 आवर ए को लगा खाली करने में, पाइप बी को खाली करने में, पाइप बी को भरने में पूरा 7 घंटे लगता है, ठीक है ना। तो हमें इससे निकालनी है कि टंकी कितना पूरा था, तो टंकी में 56 लीटर पानी मान लो आता है, 56 घंटे में पूरा मतलब 56 लीटर पानी आता है। अब ए जो है इसको 10 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, और 8 की एफिशिएंसी से बी इसको भर रहा है, तो 8 घंटे में भर दे रहा है पूरा, ठीक है ना। तो आखिरी का जो 10 मतलब टंकी को खाली करने में लगता है, आखिरी का जो 56 से जो 10 लीटर जो रहता है वो अंतिम में ए खाली कर देता है, तो टंकी खाली हो जाती है। बाकी बी तो खाली कर नहीं रहा है, बी तो भर ही रहा है, तो इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि आखिरी का जो 10 लीटर पानी है वो ए ही खाली कर रहा है। तो टंकी आखिरी में खाली हो जा रही है, बस वहीं पर दोनों का काम बंद कर दिया जा रहा है कि न बी भरेगा न ए खाली करेगा। तो इसलिए उस 10 को हम घटाने के बाद हमारे पास बच रहा है 46 लीटर। अब 46 को दोनों एक साथ ले रहे हैं, इसलिए हम 2 लीटर, जैसे अब -10 ये खाली कर रहा है, वो 2 भर रहा है, मतलब 2 घंटे में सिर्फ 2 ही लीटर, तो 8 ये भर रहा है, तो 2 ही लीटर तो ये खाली हो रहा है, 2 घंटे में सिर्फ 2 ही लीटर खाली हो रहा है, क्योंकि वो पहले खाली कर रहा है 10 लीटर, तब तक ये 8 भर दे रहा है, तो 2 लीटर मान के चल रहे हैं कि खाली हो रहा है। तो ये 46 घंटे को खाली करने में हम इसलिए 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 23 आ रहा है, 23, लेकिन ये 23 जो आ रहा है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 46 घंटे टोटल लग रहा है। और फिर एक आखिरी में घंटा जो लग रहा है वो बी जो ए जो है आखिरी में इसको खाली कर दे रहा है पूरी तरीके से, तो इसलिए इसका आंसर 47 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए रेशियो बी दिया हुआ है हमें 2:3, और फिर बी रेशियो सी दिया हुआ है हमें 5:7। देखो इसको हम लोग इसी तरीके से लिख लेते हैं, उसके बाद जो सी के बगल में जो जस्ट है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, और जो बी के बगल में है जस्ट ए वाला उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, सॉरी 5, ए के साथ ये बी वाला है बगल में ना, तो इसको 5 लिख लेते हैं। तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 7 तिहाई 21 हो जाएगा। इतना करने के बाद देखो आपसे यहाँ पे सी रेशियो ए पूछा है, ए रेशियो सी मत समझ लेना, तो यहाँ पे आपका 21:10 आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2। अब देखो इसमें x मानने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे समझ लो, इसको 3:2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 3 2 5, 5 और इसका दोगुना पैरीमीटर दिया हुआ है 120, तो 120/10 कर दोगे 10, तो 10 तो x की वैल्यू जो आ जाएगी, जैसे 3 2 5 और फिर इधर भी 3 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, तो मतलब टोटल 10x मान लो, डायरेक्ट इससे x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 आ जाएगी,
ठीक है ना। पूछा है कि एरिया कितना होगा, तो एरिया कितना होगा, इसमें 12 तिहाई 36 ही हो जाएगा और 12 दूने 24 ही हो जाएगा, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब 24 गुणे 36 करो, आप देख लो 6 चौक 24, अच्छा 4 4 तो कई ऑप्शन में है, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 4 छक 24, 4 तिहाई 12, 6 दूने 12, 12 24, 25 26 और 3 दूने 6 7 8, मतलब 864 आ रहा है, ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इन अ सर्किल विथ सेंटर ओ, ठीक है, एक सर्किल दिया हुआ है जिसका सेंटर जो है वो ओ दिया हुआ है। एन आर्क ए बी सी सबटेंडेड एंगल, एक आर्क है, मान लो एक ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो ये आर्क जो है वो एंगल बना रहा है आपका 134, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द आर्क। एंड द सेंटर ऑफ द ए बी इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी, मतलब ए बी को प्रोड्यूस कर दिया जा रहा है पॉइंट पी तक, ठीक है ना। अब पूछा क्या है, बी सी सॉरी ये एंगल लिखा हुआ सी बी पी, मतलब हमसे ये एंगल पूछा है, ये एंगल हमसे पूछा है, ठीक है ना। इसको आप एंगल कर लेना, यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो ये 134 है, सेंटर पे बना रहा है, तो इसके सर्कमफ्रेंस पे कितना बनेगा, 134 का हाफ, 134 का हाफ कितना होगा, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, मतलब 67 हो गया, ठीक है ना। अब ये 67 हो गया, तो इसको 180 में से माइनस करोगे तो ये आपका एंगल आ जाएगा अंदर का, 180 में से 67 माइनस करोगे तो जो भी आएगा, यहाँ पे मान लो थीटा आया, फिर उसको 180 में से माइनस करोगे तो ये एंगल आएगा, मतलब ये 180 में से फिर माइनस करोगे, मतलब 67 ही आपका आ जाएगा, तो इसका आंसर 67 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 12,000। देखो ये 12,000 नहीं है, ये रुपए का साइन जो है ना, ये 1 लिख देता है, तो यहाँ पे ये 1 है, ये RS है, और ये भी इन रुपीज़ लिखा हुआ है, ये फॉन्ट की वजह से दिक्कत आती है, ठीक है ना। अब इसको देखो 2000 इंटू 6.5 इंटू, अब देखो यहाँ पे 100 तो रहेगा ही, साथ ही साथ 365 भी रहेगा, क्योंकि 2023 में ये ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें 365 दिन होते हैं, और डेट हम काउंट कर लेते हैं, 31 मार्च में हो जाएगा, 27 यहाँ हो जाएगा, और 13 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ 15 दिन आ जाएगा फरवरी में, तो आप इसको जोड़ लेना, तो ये आपका 73 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 73 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 5 बार जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 7 35, 1 36, ठीक है ना। तो हाँ 5 आ रहा है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये 5 6 का 20, तो 4 5 20, 4 6 24, 25 26, तो आपका आंसर 26 आ जा रहा है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जा रहा है। द रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स हैं जिनका एज जो दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है, विच विल बिकम 6.5 आफ्टर 4 ईयर, अच्छा 6:5 हो जा रहा है 4 साल बाद। तो यहाँ पे देखो गैप जो है वो सेम है, यहाँ भी 2 है गैप 2, जब गैप सेम होता है ना तो इसको डायरेक्ट हम ईयर के बराबर मान लेते हैं, जो दिया हुआ है 4 साल ये डिफरेंस है ना ईयर का, तो 4 मान लेंगे, तो एक की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब पूछा क्या है, व्हाट विल बी द सम ऑफ दियर एजेस आफ्टर 22 ईयर फ्रॉम नाउ, 22 ईयर फ्रॉम नाउ से पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये हम टोटल ये प्रेजेंट एज क्या होगी, 4 3 7 दूना 14, 14 इस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना तो 14 आ जाएगी, और साथ ही साथ 22 साल बाद, तो 22 दोनों में जोड़ेंगे ना तो 44 जोड़ेंगे, तो 4 4 8 और 4 1 5, मतलब 58 ईयर आ जाएगा टोटल। एलसीएम देखो निकालने का तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो जो लिखा हुआ है वो उसको लिख लो, 2 लिख लो, 9 लिख लो, 13 लिख लो, और 19 लिख लो, मतलब जितने अलग अलग टर्म है। अब देखो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, तो 3 लिख लो। 9 की मैक्सिमम पावर कितनी दी हुई है, 2, यहाँ पे देखो 2 दी हुई है, यहाँ पे 3 दी हुई है, तो 3 लिख लो। 13 की पावर 2, 13 की पावर 2 और 13, तो मतलब 13 की पावर 2 लिख लो, और 19 की पावर केवल यहाँ पे है तो 19 की पावर 2 लिख लो, तो ये आपका एलसीएम हो गया। HCF में क्या लिखते हैं, HCF में भी ऐसे लिख लेते हैं, और फिर देखते हैं कि मतलब
सबसे कम पावर कितनी है, कहीं पे देखो अब इसमें देखो 2 की पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो वो 1 हो जाता है। ऐसे ऐसे करके इसकी भी 0 आ जाती है, इसकी भी 0 आ जाती है, इसमें 13 केवल सब में कॉमन है, तो इसका HCF जो है वो 13 हो जाता है, ये HCF हो जाता और ये LCM हो जाता। Akshay placed 3 identical ring of diameter 21 centimeter in such a manner that each one touch the other 2 rings। अच्छा ठीक है, 3 आइडेंटिकल रिंग्स हैं अक्षय के पास, तो 3 ड्रॉ कर लेते हैं रिंग हम। देखो 3 रिंग है और ये तीनों मतलब एक ही में टच्ड है, ये मान लेते हैं। तो ये एरिया हमें निकालना है, तो ये एरिया कैसे निकलेगा, अब देखो ये 21/2 ये है, 21/2 ये मतलब टोटल जो है वो 21 है, ये भी 21 है, ये भी 21 है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में से अगर हम इस सर्किल का जो 3 हिस्सा है मतलब 180 डिग्री मतलब सर्किल का एरिया निकाल के जो बन रहा है इसका आधा कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमें इसका जो शेडेड पोर्शन है वो आ जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 A²। ए कितना दिया है 21, 21 × 21, ठीक है ना, माइनस सर्कल का एरिया क्या होगा, ½ पाई R²। R² क्या है इसका, तो 21/2 है, ठीक है ना, तो 21/2 21/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। 21/21/4 ये हम कॉमन ले लेंगे, और √3 की वैल्यू कितनी दी है 1.732 माइनस 22/7 दूना 14। अब इसको माइनस कर पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो 14 करने में 14, ठीक है ना, 6 और 2 8, 80 आ जाएगा, 80, 14 25 70, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 100 मान लेते हैं। और फिर 14 × 6 = 84, 14 × 7 = 98, मतलब यहाँ पे 20 आ जाएगा, और फिर 14 का नाम 14, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, 441/4। अब इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.571, मतलब 1 और 13 में से 7 गया 6 और 6 में से 5 गया 1, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। अब इस 1 को अगर हटा देते हो तो डायरेक्ट इसको 4 × 16 कर सकते हो, ठीक है ना, 04 सॉरी, मतलब 2 डिजिट के बाद आप वो लगाएंगे, तो 4 का नाम 4, 4 × 16, 4 × 16 = 17, तो 17.64, 17.64 मतलब हल्का सा इसी में केवल आ रहा है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। इफ़ A and B are two events such that PA union B equal to 3/4, PA intersection B/1/4 and PB equal to 1/2, then the event A and B are। देखो ये क्वेश्चन जो है ना इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, कन्फ्यूज़न है मतलब ये आयोग की तरफ से ही गलत क्वेश्चन आ गया था। इसका इंडिपेंडेंट भी आंसर हो सकता है और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकता है। अब दोनों में से जो भी है मतलब दोनों सही है। तो देखो P यूनियन B दिया हुआ है 3/4, P A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है आपका 1/4 और P B दिया हुआ है 1/2। तो P A की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। P A की वैल्यू क्या होगी, तो P A यूनियन B जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, तो P A प्लस P B माइनस A इंटरसेक्शन B मतलब 1/4 ये होता है, और A यूनियन B की वैल्यू भी दिया हुआ है 3/4, तो P A की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 1/4 माइनस 1/2 बराबर P A, यही हो जाएगा। तो ये 1 - 1/2 मतलब P A की वैल्यू भी आपकी आ गई है 1/2, P A 1/2 आ गया। अब देखो इंडिपेंडेंट के लिए ये प्रोसेस होता है ना कि P A इंटरसेक्शन B जो है वो अगर P A × P B के बराबर होता है तो ये इंडिपेंडेंट
कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 दिया है, ये 1/2 दिया है, ये 1/2 दिया हो रहा है, तो ये LHS के बराबर आ जा रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है इसको। अब यहाँ पे देखो, ये 49z² है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 7z का स्क्वायर जब खोलेंगे तो यहाँ पे 49z² हो जाएगा, तो ये प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब z की वैल्यू सिर्फ यहाँ से 25z² आएगा। तो 25z² सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आप सेकंड पे टिक मारो और आगे चलो। अब यहाँ पे देखो x² और y² की वैल्यू निकालना है। देखो वैल्यू देखो दोनों जगह सेम दी हुई है, ठीक है ना। तो जो सेकंड टर्म होगा 2ab वाला टर्म होगा, दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, बाकी केवल इसी को इसका स्क्वायर जोड़ के इसका डबल कर देना है सिर्फ, ठीक है ना। तो इसको करते हैं 4 चौक 16 36 और इसी का जो आएगा सम और उसको डबल कर देंगे, ठीक है ना। तो 36 6 42 और 52, सॉरी गलती कर दी हमें, इसको ऐसे करेंगे 4 चौक 16 प्लस 6 16 6 22 और 22 का डबल जब करेंगे तो 44, इसका आंसर 44 हो जाएगा। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 92 इवन नंबर का जो सम होता है ना, n + 1 होता है सम, और जो ऑड नंबर का सम होता है वो n² होता है, कि अगर आपके n टर्म दिया हुआ तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो आपका ऑड नंबर्स का सम आता है, और इवन नंबर का सम ये आता है। एवरेज पूछा है तो इसमें हम n से डिवाइड कर देते हैं, तो n + 1 जो होता है वही एवरेज होता है। तो n + 1 92 टर्म्स का क्या होगा, 92 + 1 मतलब 93 हो जाएगा आपका एवरेज सम, तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। लेट PQR बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, हम एक PQR राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल एट R पे राइट एंगल है, मतलब P इसको मान लेते हैं, Q इसको मान लेते हैं। PQ बराबर 29 दिया हुआ है, QR जो है 21 दिया हुआ है, और Q को ही थीटा माना है, ठीक है, थीटा मान लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos² थीटा माइनस sin² थीटा, ठीक है ना। ये 29 दिया है, ये 21 दिया है, तो ये 20 जाएगा। हमें ट्रिपलेट पता होना चाहिए, ट्रिपलेट आप लोग याद कर लीजिएगा। अब मैंने कैसे देखा, 29 का होता है 841, 21 का होता है 441, इसको जब माइनस करेंगे तो 400 ही आएगा, उसका रूट करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मैंने किया। फाइंड द cos² थीटा निकाल लेते हैं, तो 21/29 का स्क्वायर माइनस sin² थीटा क्या होगा, 20 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब नीचे हमें पता है 29 का स्क्वायर आ रहा है, ऊपर हमें पता है 21 का मतलब स्क्वायर आ रहा है 441, और इसका 400 मतलब 41 ऊपर आना चाहिए। 41 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप पहला मार के हट जाओ, और नीचे आपको उसका 29 का स्क्वायर वैसे भी पता है 841 होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ श्वेता एंड सुमन आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, 4:5 में उनकी एज दी हुई है। 6 ईयर बैक, 6 साल पहले इनकी जो रेशियो था एज का वो 2:3 था। अब देखो यहाँ से दो मतलब डिफरेंस जो है वो बराबर है, तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ श्वेता, मतलब ये 2 की वैल्यू जो है वो यही 6 साल पहले का बता रहा है, और प्रेजेंट एज श्वेता का पूछ रहा है, तो ये आपका 4 की वैल्यू डायरेक्ट पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, 4 की वैल्यू 4 3 12 हो जाएगी, तो 12 आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, अब मीडियन निकालना है। देखो बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 24, ये फ्रिक्वेंसी को आप ऐड करो पहले, 16 9 25 9 25 25 50 होता है, एक कम कर दो 49 50 और 4 54 54 10 64 और +4 मतलब 68/2 आपका 2 हाफ से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 34। अब आप देखो 34 किस फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, मतलब किस इंटरवल में आएगा। तो यहाँ पे देखो 16 9 25 हो जा रहा है, और 25 के बाद ये 24 वाले टर्म में मतलब 40 से 60 के बीच में ही आपका आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो आपका सारा 40 के 60 के बीच में ही है। अब हमने एक जो पिछला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि हम उसमें से भी कैसे पता करेंगे कि किस हाफ में बिलोंग कर रहा है, मतलब 40 से 50 के बीच में बिलोंग कर रहा है कि 50 से 60 के बीच में बिलोंग कर रहा है। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, आप इस 24 के पहले का दोनों सम करो और दोनों लास्ट का सम करो, जिसमें ज़्यादा रहेगा उसी साइड मतलब वो मुड़ जाएगा, मतलब उसी साइड रहेगा। मतलब अगर 40 से 50 के साइड वाले में ज़्यादा आ रहा है तो मतलब 40 से 50 के बीच में आएगा, और अगर राइट साइड में जा रहा है मतलब 50 से 60 के बीच में जा जाएगा। तो यहाँ पे 16 9 25 आ रहा है, यहाँ पे 15 4 19 आ रहा है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये 40 से 50 के बीच में ही बिलोंग करेगा।
50 पे भी नहीं बिलोंग करेगा, 40 से 50 के बीच में बिलोंग करेगा। तो 40 से 50 के बीच में सिर्फ थर्ड ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 47.5। नेक्स्ट, 2 years ago the population of the town was 9487500. Due to migration to big cities it decreases every year at the rate of 8%. The present population of the town is, ठीक है, हमें 2 साल पहले का दिया हुआ है और 8% से डिक्रीज़ हो रहा है 2 साल, तो हमें 2 साल बाद का बताना है कि मतलब अब प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 9487500। देखो 8% डिक्रीज है ना, तो डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें देखो ऊपर 92 लिखना है, नीचे 100 लिखना है, ऊपर 92 लिखना है, नीचे 100 लिखना है, ठीक है ना। 2 जीरो से देखो 2 जीरो कट जाएगा, 4 से काटते हैं तो ये आपका 25 आ जाएगा, ये आपका 23 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 5 से इसको काटो पहले, 5 1 5, 4 आ जाएगा तो 44, 5/40, फिर 4 जाएगा 48, 5 9 45, 46 47 48 37 आ जाएगा, 5 9 35, अरे 5 7 35, सॉरी यहाँ पे 7 होगा, 7 35, 36 37 55 25, ठीक है ना। फिर इसको 5 से काट दो, 5 3 15, 16 17 18, 5 7 35, 5 9 45, 55 25, ठीक है ना। अब 92 से इसको मल्टीप्लाई करो पहले, 2 5 10, 2 9 18, 1 19, 2 7 14, 1 15, 2 3 6 1 7। देखो कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी देते हैं कि आपको कैलकुलेशन करने की क्षमता क्या है ये देखने के लिए। 9 5 45, 9 9 81, 4 85, 9 7 63, 63 8 71, 9 3 27 28 29 30 31 32 33 34, ठीक है ना। ये आ गया, इसको जोड़ो, 9 5 14, 11 7 8 9 4 3, ये आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 23 से, 23 से 1 0 आपका साथ में रहेगा ही रहेगा, 3 चौक 12, 3 का 9 3 1 4, 3 9 27, 3 चौक 12 13 14, 3 3 9 1 10, ठीक है ना। 2 चौक 8, 2 9 18, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6, ठीक है। इसको जोड़ लो तो आपका ये 0 है, 2 है, 8 4 12, देखो लास्ट में 2 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, लेकिन मैं पूरा कर दे रहा हूँ। 7 3 10, 8 4 12 1 13, 9 1 10, 6 7 1 8, 8 0 3 0, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित गेट 6% इंक्रीज इन हिज सेल अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर, 20% इन द सेकंड ईयर, विद दैट हिज प्रेजेंट सेल इज इतना, व्हाट इज द सेल 2 ईयर अगो, ठीक है ना। तो देखो 2 इंक्रीज पाता है, मान लो x है, अब आपको मिला 6% का इंक्रीज मिला, फिर आपको सेकंड ईयर 20% का इंक्रीज मिला, तो मतलब 6/5 मिला, तो आपका 254400 हो गया। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है सिर्फ, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे करो, 6 चौक 24, 6 दूना 12 और 6 चौक 24, ठीक है ना। ये आ गया। अब 106 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका यही आ जाएगा, तो मतलब ये आपका 400 हो गया। तो अब x की वैल्यू आपकी आ गई 4 5 20, 1 2 0 और फिर 2 0, तो ये आपका आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन जब भी आया करें ना, तो आप देखा करो सबसे सिंपल वैल्यू। अब देखो यहाँ पे तो मान लो 20,000 है, 18,000 24,000 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, नहीं तो कहीं कहीं जैसे ये 212 है, यहाँ पे 312 लिख देगा, यहाँ 712 कुछ ऐसे लिख देगा, और एक ऐसा लिखेगा ना जिसमें ज़्यादातर जीरो ही रहेगा, तो वो ज़्यादातर ऑप्शन वही वाला होता है जिसमें बहुत सारे जीरो रहते हैं। अब यहाँ पे भी देखो सबसे ज़्यादा जीरो इसी में है, तो ये आंसर हो गया। ऐसा मतलब 2-3 क्वेश्चन आप कई बार क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा। तो अगर आपके पास मतलब एकदम समय नहीं बचा, लेकिन आप चाह ही रहे हो टिक मारना, तो ऐसे पे मार के आप आगे बढ़ सकते हो। ABCD जो है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो एक क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं, ABCD, तो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसका डायगोनल जो है पहले लिख लेते हैं, ABCD, डायगोनल BD ये 70 सेंटीमीटर है, इसका 70 सेंटीमीटर, ठीक है। AL परपेंडिकुलर BD, AL जो है ये इस पे परपेंडिकुलर है, इसको L मान लेते हैं, और CM भी परपेंडिकुलर, अच्छा ये परपेंडिकुलर है BD पे ही, ठीक है। AL की वैल्यू 18 दी हुई है और CM की वैल्यू 20 दी हुई है, तो एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो एरिया बहुत सिंपल हो गया, 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल का एरिया समझ लो निकालना, हाफ बेस हाइट 18, हाफ
बेस, ये प्लस का साइन है, और हाइट जो है 20, ठीक है ना। तो 1/2 गुणे 70 कॉमन आ गया, 20 30 38, ठीक है ना, 19, 0 7 9 जा 63, और 7 1 7 6 13, तो 1330, मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर है। विच नंबर अमंग द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 24। अब देखो 24 से डिवाइड होने के लिए या 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो ठीक है ऑप्शन से डायरेक्ट हम चेक करते हैं। अब देखो 8 से डिवाइड होने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, और 8 से डिवाइड होने के लिए, क्योंकि ये ऑड टर्म है ना, तो ऑड टर्म 8 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। अब 3 डिजिट देखो यहाँ पे ये आपका डिवाइड ही नहीं हो रहा, 8 1 8, 9 2 11 38, 8 में आता नहीं है। यहाँ पे देखते हैं 8 1 8 और 48, 8 से 48, तो ठीक है आप फोर्थ ऑप्शन डायरेक्ट चले जा सकते हो इसके साथ। और 3 से भी, ये 3 से भी डिवाइड होगा, 3 4 5 6 7 7 7 14 1 15, तो यहाँ पे भी ये मतलब 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब 8 kg मेज का कॉस्ट दिया है 51, तो ठीक है हम टोटल कॉस्ट ही लिख लेते हैं, 8 1 8 40, ठीक है ना। इज मिक्सड विद 9 kg मेज, 9 kg मेज के जिसका कॉस्ट ये है, तो 9 8 72, 9 6 54, 54 6 60 1 61, ठीक है ना, पूरा ये आ गया सम। एवरेज पूछा है तो ठीक है, 8 2 10, 2 6 4 10। अब इसमें कितना आ गया, 8 8 16 1 17 से डिवाइड कर दो, 17 6 102, तो मतलब 60 आपका आ जाएगा। दोनों को मिक्स करने के बाद 60 रुपये में बेचेगा, तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेचने पे, और कॉस्ट प्राइस में मतलब सेम रहेगा। द एज ऑफ सम स्टूडेंट इज़ गिवन, ठीक है, एज दिया हुआ है, अब मीडियन निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो जब मीडियन आपसे पूछा करें ना, तो आपको पहले तो इसको अरेंज करना होता है, और अरेंज करने का देखो बहुत सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ। आप ऐसे अरेंज कर रहे हो 12 13 14 16, ऐसे अरेंज करोगे ना तो आपको दिक्कत होगा। मैं बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप एक एक टर्म यहाँ से उठाते जाओ, 12 लिखो यहाँ, 13 लिखो यहाँ पे, 16 है तो 16 थोड़ा सा 13 से दूर हुआ तो आप 16 यहाँ लिख लो, फिर 18 16 से थोड़ा सा दूर होगा तो 18 यहाँ लिख लो, फिर 14 आपका कहाँ आएगा, 13 16 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। फिर 19 कहाँ आएगा, 18 के बाद आएगा, 13 कहाँ आएगा, फिर 14 से पहले आ जाएगा, 17 कहाँ आएगा, 16 के बाद आ जाएगा, 15 कहाँ है, 16 और 14 के बीच में आ जाएगा, 11 कहाँ आएगा, 11 एकदम स्टार्टिंग में। देखो सारा टर्म भी लिख लिया, अब आपका एक भी टर्म छूटा भी नहीं है, और आप डायरेक्ट ले लिए। अब देखो ये 4 टर्म इधर हटा दो, 4 टर्म इधर हटा दो, तो बचा 14 और 15, इसके बीच का होगा, तो मतलब 14.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो यहीं पे आपका समाप्त होता है। थैंक यू, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और देखिए इस चैनल को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है ना कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे डेली प्रैक्टिस करना ही रहता है। मैथ्स और रीजनिंग का मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं मैथ्स का आपके लिए बना रहा हूँ जिसको भी प्रैक्टिस करना हो। क्योंकि देखो मैं 40-45 मिनट का ही वीडियो बनाऊँगा, और आप मैथ के क्वेश्चन लगाओगे ना तो आप इतना समय भी लगाओगे, और समय हो सकता है आपको थोड़ा कम लगे, क्योंकि मैं यहाँ समझाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। लेकिन आप डेली प्रैक्टिस करोगे अगर वीडियो देखोगे, और वैसे आप 30 क्वेश्चन मुश्किल से ही कभी लगाते होगे, या तो आप टेस्ट वेस्ट दे लोगे तो भी आपका हो सकता है, लेकिन आपको मतलब डेली प्रैक्टिस करना है। मेरा मेन मोटो ये है कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है। आप यहाँ पे देख लो कि मैं आपको अलग अलग तरीके भी बताता हूँ कि मतलब कैसे करना है, ईजी अप्रोच बताता हूँ। तो आप इसमें जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू।